यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के CGPSC मेंस हिंदी की क्लास है। पिछले क्लास में हमने विसर्ग संधि के 4 नियमों पर चर्चा की थी। मैंने आप लोगों को कुछ उदाहरण दिए थे, उन उदाहरणों को अभी हम देखेंगे। और उससे पहले मैंने व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण वीडियो के रूप में दिया था, उसके उत्तर इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंत में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए विसर्ग संधि पर पुनः आते हैं। मैंने कल बताया था कि विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन हो और ऐसा होने पर जो विकृति उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। हमने देखा था कि विसर्ग प्रायः नहीं, हमेशा ही, मतलब विसर्ग स्वर के पश्चात आता है। विसर्ग किसके पश्चात आता है? स्वर के पश्चात, व्यंजन के पश्चात नहीं आता। और स्वर में भी मुख्यतः 3 स्वरों के पश्चात ही विसर्ग आता है 95% स्थिति में, ई, उ और अ के पश्चात। तो हमने 2 स्थितियां ली थी कि यदि विसर्ग ई और उ के पश्चात आए और यदि विसर्ग अ के पश्चात आए। तो हमने प्रथम स्थिति पर 4 नियम देखे थे। प्रथम स्थिति, यदि ई और उ के पश्चात विसर्ग हो तो कौन कौन से नियम हैं और कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, है ना। तो हमने देखा था कि यदि ई और उ के पश्चात विसर्ग आता है तो उसके पश्चात हम क्या करते जाते हैं? क्रमशः स्वर को, फिर स्पर्श व्यंजन को, फिर अंतःस्थ व्यंजन को और फिर उसमें व्यंजन को रखते जाते हैं। तो हमने कल देखा था कि नियम 1 में यदि ई उ के पश्चात विसर्ग हो और उसके पश्चात स्वर हो तो विसर्ग क्या बन जाता है? र बन जाता है। जैसे हमने कल क्या देखा था? निह धन आधार बराबर निराधार, दुह धन आचार बराबर दुराचार, ठीक है। फिर दूसरे नियम में हमने देखा था कि यदि ई और उ के पश्चात विसर्ग हो और उसके पश्चात वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो, वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो, तो क्या होता है? विसर्ग स में बदल जाता है। अब वो स कौन सा होगा? तालव्य सा होगा कि मूर्धन्य सा होगा कि दंत्य सा होगा, है ना। तो उसके लिए 3 स्थितियां हैं कि यदि ई उ के पश्चात विसर्ग हो और उसके पश्चात पहला वाला क ख, मध्य वाला ट ठ और लास्ट वाला प फ आए तो षटकोण कसा होता है, मूर्धन्य सा होता है ना। इसमें उदाहरण जैसे हमने देखा था दुह धन प्रेरणा तो दुष्प्रेरणा, है ना। दुह धन कर्म तो दुष्कर्म, है ना। ठीक, दूसरी स्थिति में क्या होता है? यदि ई और उ के पश्चात विसर्ग हो और उसके पश्चात च छ आए तो विसर्ग बराबर क्या हो जाता है? शक्कर कसा या तालव्य सा हो जाता है। इसमें हमने उदाहरण देखा था दुह धन चरित्र बराबर दुष्चरित्र। फिर हम तीसरी स्थिति में आते हैं कि यदि ई उ के पश्चात विसर्ग हो और उसके पश्चात त था हो तो विसर्ग जो है वो सड़क कसा या दंत्य सा में बदल जाता है। इसमें हमने देखा था कल दुह धन तप तो दुस्तप, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन 3 स्थितियों के लिए उदाहरण देखे थे, ठीक है। तो चलिए और एक और उदाहरण देखा था निह धन तेज बराबर निस्तेज, है ना। ठीक, तो ये नियम 2 हो गया था। नियम 3 में हम आए थे कि ई और उ के पश्चात यदि विसर्ग हो और उसके पश्चात वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या क्या हो? अंतःस्थ वर्ण हो। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या अंतःस्थ वर्ण हो तो प्रथम नियम की तरह विसर्ग पुनः क्या बन जाता है? र बन जाता है, ठीक है। इसमें हमने उदाहरण देखा था निह धन जन बराबर निर्जन, दुह धन जन बराबर दुर्जन, दुह धन गम बराबर दुर्गम आदि आदि, है ना। इधर से हमने देखा था निह धन लभ बराबर दुह धन लभ बराबर दुर्लभ देखा था, है ना। फिर हम आ जाते हैं चौथे नियम में। तो चौथे नियम में हमने देखा था कि यदि ई और उ के पश्चात तीनों प्रकार का स हो, क्या हो? स हो, तो जिस प्रकार का स रहता है विसर्ग उसी प्रकार के स में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें हमने कुछ उदाहरण देखे थे, जैसे दुह धन शासन बराबर दुस्शासन और दुह धन साहस बराबर दुस्साहस, है ना। फिर इसमें कुछ मैंने प्रश्न दिए थे, उन प्रश्नों को हम देखते हैं, उन उदाहरणों को हम देखते हैं, फिर अगले नियम में चलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्रश्न है कल जो मैंने दिया था आप लोगों को, इसके उत्तर हम लोग देखते हैं। तो नियम 1 से इतने सारे प्रश्न थे यहां तक। तो धनु धनासन बराबर क्या बनेगा? धनु रासन, क्या बनेगा? धनु रासन,
चतुर्धनानन बराबर क्या बनेगा? चतुरानन। किसी को समस्या हो तो पूछ सकते हैं। निधन आधार बराबर क्या होगा? निराधार। निधनिह बराबर क्या होगा? निरीह। दुधन अवस्था बराबर क्या होगा? दुरावस्था। इसको ध्यान में रखिएगा, दुरावस्था, इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? दुरावस्था, है ना। इसीलिए इसको किस में पूछता है? वर्तनी शुद्धि में पूछता है। होता क्या है? दुरावस्था। और हम लोग बोलते क्या है? दुरावस्था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और मेरे ख्याल से मेंस में भी इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये निधन उत्तर से निरुत्तर। अच्छा, ये वाला निधनी निरीह, इह का अर्थ होता है इच्छा, आकांक्षा, और निह मतलब नहीं, तो आकांक्षा नहीं हो उसको निरीह कहते हैं। इसलिए पशु पक्षियों की आकांक्षा नहीं होती, इसलिए उनको क्या कहते हैं? निरीह प्राणी कहते हैं, है ना। ठीक। दुहधन आचार, आचार मतलब आचरण और दुह मतलब बुरा, तो दुराचार। ये नियम 1 के उदाहरण है। ठीक, नियम 2 से हमने उदाहरण देखा था, तो इसको देखते हैं। धनुष टंकार, ये क्या बनेगा? धनुष टंकार। धनुष मतलब धनुष और टंकार मतलब उसके रस्सी की आवाज, ट की जो आवाज निकलती है उसको टंकार कहते हैं, है ना। ये क्या बनेगा? दुष्प्रचार। फिर अगला आते हैं, ये क्या बनेगा? निश्चिंत। ये क्या बनेगा? दुस्तप। ये क्या बनेगा? चतुष्पद। ये क्या बनेगा? निष्कंटक। और ये दुष्चक्र। ठीक है, तो ये नियम 2 के उदाहरण थे, उसके उत्तर हैं। आते हैं नियम 3 में, और नियम 3 के उदाहरणों को देखते हैं। ये क्या बनेगा? दुर्जन मतलब बुरा आदमी। ये निर्गमन। ये आविर्भाव। आविर्भाव मतलब क्या होता है? प्रकट होना, किसी चीज का सामने आना, जो पहले से है उसका सामने आना। जैसे क्या कहें, मान लो समुद्र में एक नाव है ना, और वो पहले दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन धीरे से वो दिखाई देने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं? आविर्भाव। इसका विलोम क्या होता है? तिरोभाव, जो है उसका लुप्त हो जाना, दिखाई न देना, है ना। ये क्या बनेगा? बहिर्गत। ये चतुर्मुख। ये दुर्वह, जिसका वहन करना कठिन हो, दुर्वह। निर्यात, ये तो जान ही रहे, निर्यात, है ना। ये नियम 3 के उदाहरण और उसके उत्तर। नियम 4 में हम आते हैं। ये क्या बनेगा? दुस्सह, जिसे सहना क्या हो? कठिन हो। निस्सहाय, ठीक है, और ये निःशब्द। ध्यान रखिएगा, इसका एक और विकल्प होता है, निःशब्द भी बनता है ना। तो निःशब्द पूछेगा तब तो आसान है, लेकिन निःशब्द पूछेगा तब हमको ध्यान में रखना है। तो ये हो गए कल के उदाहरणों के उत्तर। ठीक है, अगला आते हैं हम 5वें नियम में। ठीक, तो चलिए मैं इनको मिटाता हूँ। नियम 5, नियम 5 इसी स्थिति को लेकर है। हमने तीसरे नियम में क्या देखा था कि ई और ऊ के पश्चात यदि क्या हो, वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या अंतःस्थ वर्ण हो, तो विसर्ग जो है वो क्या बन जाता है? र बन जाता है। लेकिन इसी में से एक विशेष वर्ण है क्या? र। अंतःस्थ वर्ण में से एक विशेष वर्ण क्या है? र। ठीक है, तो इससे संबंधित एक नियम है नियम 5। देखते हैं नियम 5। तो नियम 5 में यदि ई और ऊ के पश्चात क्या हो? विसर्ग हो, और उसके पश्चात क्या आ जाए? र आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो ये जो ई और ऊ है इसमें भी परिवर्तन होता है। जो रहेगा ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा कहने का मतलब यदि ई है तो दीर्घ ही बन जाएगा, और ऊ है तो दीर्घ बन जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, वह गायब हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा विसर्ग, है ना।
और र तो रहेगा ही, है ना। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके उदाहरण, है ना, एक विशेष नियम है। ठीक, तो देखते हैं निह धन रोग, निह धन रोग। तो इसमें देखते हैं न, इसके पश्चात क्या है ई, विसर्ग, और उसके पश्चात रोग। तो देखिए इस कंडीशन के बाद र है, इस कंडीशन के बाद र है, तो क्या हो जाएगा, ई जो है वो दीर्घ ही में बदल जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब उतारते चलते हैं, तो न में ये दीर्घ ही आकर मिलेगा तो नी, और विसर्ग का तो लोप हो चुका है, बचा क्या, रोग, तो क्या बन जाएगा, निरोग। इसीलिए जब हम निरोग लिखते हैं तो उसमें बड़ी की मात्रा होती है ना। और इसीलिए इस निरोग को असीमित बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में और मेंस वगैरह में भी पूछा जा चुका है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी और संधि की दृष्टि से भी। ठीक है, इसमें कुछ उदाहरण हैं जिसको आप लोग बनाइएगा। इसी में एक देख लेते हैं, आप बनाइएगा घर में आप लोग, चक्षुधन रोग, निधन रस, जिसमें रस ना हो, और एक बनाइएगा निधन र। हिंदी में इसके कम उदाहरण मिलते हैं, संस्कृत में बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये स्थिति एक के आधार पर 5 नियम हो गए। ठीक है, ह को हमने नहीं रखा है, ह को छोड़ दिया है। ह को भी रखा जाता है, लेकिन ह को रखने पर जो शब्द बनते हैं वो शब्द हिंदी में नहीं है, संस्कृत में मिलते हैं, इसलिए हमने ह को छोड़ दिया, हमारे काम का नहीं है ना। ठीक, अगला दूसरी स्थिति के लिए देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या थी, यदि विसर्ग अ के पश्चात हो, किसके पश्चात हो, अ के पश्चात हो। अब क्या हो, स्थिति 2, यदि अ के पश्चात क्या हो, विसर्ग हो, और उसके पश्चात कुछ और हो, है ना, तब क्या होगा। तो देखते हैं इसमें केवल 2 नियम ही देखेंगे, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है केवल 2 नियम। नियम 1, है ना। तो नियम 1 में हम देखते हैं, हम क्या करेंगे, पुनः अ के पश्चात विसर्ग, और वैसे ही पुनः क्रम से रखते जाएंगे, किसको, पहले स्वर को, फिर स्पर्श व्यंजन को, फिर अंतःस्थ व्यंजन को, फिर ऊष्म व्यंजन को रखते जाएंगे। लेकिन इनमें से अधिकांश के उदाहरण हिंदी में नहीं मिलते, केवल किस में मिलते हैं, संस्कृत में, है ना। या मिलते हैं कुछ के तो एक आध, तो उसको हम सीधा याद ही कर लेंगे, उसके लिए नियम नहीं देखेंगे। तो इसीलिए हम इसमें 5-6 नियम, पिछली स्थिति के तरह 5-6 नियम न देखकर केवल कितना नियम देखते हैं, 2 नियम, जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। तो हम स्वर वाले को हटा देते हैं, यहाँ से स्वर वाला भी है लेकिन हमारे लिए काम का नहीं है, इसलिए हटा देते हैं। तो हम सीधा किस में आएंगे, पहले दूसरे वर्ण में। यदि क्या हो, अ के पश्चात विसर्ग हो और उसके पश्चात वर्ग का क्या हो, पहला दूसरा वर्ण। अब पहले दूसरे वर्ण में भी पूरा हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का केवल कितना है, पहले दूसरे वर्ण में से केवल क, ख और प, फ हमारे काम का है, क, ख, प, फ। तो हम केवल इतने को देखेंगे, बाकी को नहीं देखेंगे, है ना। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन भले नहीं होता लेकिन इसको परीक्षा में पूछा जाता है ना, इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे देखते हैं प्रातः धन काल, प्रातः धन काल। तो प्रातः में त में क्या है, अ है, और इसमें इसके पश्चात विसर्ग और उसके पश्चात काल। तो अ के पश्चात विसर्ग और उसके पश्चात क है ना। तो ऐसी स्थिति होगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम इसको जस का तस उतार देंगे। क्या बन जाएगा, संधि होने के पश्चात प्रातः काल। ठीक है,
ऐसे ही एक और देखते हैं, अंतः। अंतः मतलब भीतर, और पुर मतलब स्थान या जगह या नगर भी होता है, यहाँ स्थान से है, अंतःपुर, है ना। तो वही अ के पश्चात विसर्ग और उसके पश्चात प है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, अंतःपुर। महल का वह भीतरी भाग जहाँ रानियों का निवास होता है उसे अंतःपुर कहते हैं, है ना। ठीक, तो ऐसे ही कुछ उदाहरण मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप लोग घर में बना के देखिएगा, ठीक है। पयः, पयः मतलब पानी, और पान मतलब पीना, पयः पान, है ना। अंतः धन करण, वयः, वय मतलब उम्र, क्रम, ठीक है। और इसी में बनाइएगा मनः धन कामना, ठीक है। इसको बनाइएगा इतना को घर में। फिर आते हैं लास्ट नियम में, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, नियम 6 कर सकते हैं, है ना। नियम 5 तक हमने स्थिति 1 में देखा था, नियम 6वां हम किस में देखते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है। चलिए अगले नियम में आते हैं फिर। अगला नियम देखते हैं 7वां, है ना। तो नियम 7, अ के पश्चात विसर्ग हो और उसके पश्चात पहला दूसरा वर्ण तो देख लिया, बचा हमारे पास क्या, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अंतःस्थ वर्ण और उष्म वर्ण। तो हम किसको किसको रखेंगे, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और अंतःस्थ वर्ण, और ह को, स वाला भी रहता है लेकिन स से कोई उदाहरण हिंदी में नहीं मिलता, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं, सीधे किसको रख रहे हैं, ह को, है ना। तो क्या हो, यदि अ के पश्चात विसर्ग हो और उसके पश्चात वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अंतःस्थ वर्ण हो या ह हो, तो क्या परिवर्तन होता है, तो ये जो अ है और विसर्ग है ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं, और विसर्ग दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं। और विसर्ग संधि के अधिकांश उदाहरण यहीं से पूछे जाते हैं, नियम 7 से ही, है ना। तो चलिए देखते हैं इसके उदाहरण, ढेर सारे उदाहरण हैं, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। ठीक, जैसे देखते हैं एक उदाहरण, सरल उदाहरण से मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जैसे मनः धन रथ, तो मनः में, मन में क्या है, अ है ना में, इधर विसर्ग और इधर रथ, तो अ के पश्चात विसर्ग और उसके पश्चात र क्या है, अंतःस्थ वर्ण है, तो अंतःस्थ वर्ण है तो हमारा कंडीशन लागू हो गया, तो अ और विसर्ग मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। अब उतारेंगे तो ओ जो है मन में आकर मिलेगा, क्या बनेगा, मनो, और बचा हुआ रथ तो क्या हो जाएगा, मनोरथ, ठीक है। और देख लेते हैं इसी में, सरह मतलब तालाब और ज, तो सर में क्या है, अ, जुआ नहीं है, है ना, अ है, विसर्ग और इधर क्या है, ज, तो अ के पश्चात विसर्ग उसके पश्चात ज तीसरा वर्ण है, इसीलिए ये कंडीशन हमारा लागू हो गया, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ इधर आएगा तो क्या बनेगा, सरो और ज, सरोज, है ना। तो ये हो गया, मतलब ये उदाहरण देख लिए। अब मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को देता हूँ, आप घर में बना के देखिएगा, है ना। तो देखते हैं, ढेर सारा उदाहरण है, अधः धन गम, अधः मतलब नीचे, गम मतलब गमन, मनः धन ज
यशः धन दा, पयः धन द, शिरः धन धार्य, यशः धन धरा, मनः धन बल, नभः धन मंडल, तपः धन वन, मनः धन रम। है ना, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। ह से भी एक उदाहरण देख लेते हैं। मनः धन हर। ठीक है, तो इतना को बना के आप घर में देखिएगा। ठीक है, तो यह हो गया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के कुछ अपवाद हैं, अपवाद नहीं है, या हाँ कुछ अपवाद भी हैं और कुछ ऐसे हैं। विसर्ग संधि के केवल इतने ही नियम नहीं हैं, इससे ज़्यादा भी नियम हैं। तो उनके कुछ उदाहरण हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही उदाहरण हिंदी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए हम उनका नियम याद ना करके सीधा सीधा उन उदाहरणों को याद करेंगे। तो कुछ जो अपवाद हैं, जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, और कुछ जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, उन दोनों को मैं इसके बाद वाली क्लास में बताऊंगा। है ना, तो चलिए इतना को देखिए। विसर्ग संधि को एक बार क्या कीजिए, पढ़िए। मैं अगली क्लास में पुनः सारे नियमों को रिवाइज कराऊंगा, फिर आगे देखते हैं। आगे फिर आप व्यंजन संधि वाला उत्तर देख लीजिए। है ना, तो चलिए अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।